हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अजीत मिश्रा। मैं आपका दोस्त और मुंबई महाराष्ट्र से डील करने वाला एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। मेरे चैनल पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा है वो मुझे जानते हैं। जो मेरे चैनल पे आज नए हैं मैं उनको अपने बारे में बता दूँ। मैं अजीत मिश्रा हूँ। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ मुंबई महाराष्ट्र में 2014 से डील कर रहा हूँ। मेरे चैनल पे आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ, अगर ये आज के टॉपिक है उनके लिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, आप एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे आप खुद के रहने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, खुद को रहने के लिए परचेज करना चाहते हो। मैं आपको आज उनके लिए बताने वाला हूँ कि आप अगर इन्वेस्टर होने वाले हैं, आप ओनर होने वाले हैं, आप परचेज करने वाले हैं, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि मैं प्रॉपर्टी अगर खुद के लिए ले रहा हूँ, मुझे खुद रहना है, तो खुद के रहने के लिए हम लोग कभी क्या सोचते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदूं या रेडी टू मूव खरीदूं। तो आज के हमारा जो टॉपिक है अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव। तो इसके 3-4 सवाल आप अपने आप से करेंगे ना, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेंगे तो उसका पोजीशन कब मिलने वाला है? 2 साल, 3 साल, 3 महीने, 6 महीने, वो एज पर प्रोजेक्ट डिटेल। आपने पहले एरिया शॉर्टलिस्ट कर लिया, एरिया में आपने एक प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया, और प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको पता चल गया कि मुझे टोटल पैकेज क्या पड़ रहा है, पहली चीज़, और इसका पोजीशन कब मिलने वाला है, और इसका पेमेंट शेड्यूल कैसा है, आपको कब कितना पेमेंट करना है। फिर आप जब पेमेंट करेंगे, लोन लेने वाले हैं तो बैंक से डिस्कस कर ले कि मेरा इतने टाइम में इतना पेमेंट जाएगा, तो फिर मेरा इसके ऊपर प्री EMI कितना आने वाला है, EMI कितना आने वाला है, क्या स्कीम के थ्रू आपका बुकिंग हो रहा है। क्योंकि आप जब तक उस फ्लैट का पोजीशन आपको नहीं मिलता तब तक आपको एक दूसरे फ्लैट में रहना पड़ेगा। आप खुद के फ्लैट में हैं ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, अगर आप रेंट पे हैं तो फिर आपको रेंट और EMI दोनों देखना पड़ेगा। रेरा के आ जाने के बाद पोजीशन पे कंट्रोल तो है, लेकिन अगेन आपको एक टाइम लिमिट का ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतने टाइम तक रेंट पे रह सकता हूँ, मुझे EMI का भी कोई टेंशन नहीं होने वाला है, और मैं 2 से 3 साल वेट करना चाहता हूँ, या जो टाइमिंग लिमिट है मैं उतना वेट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे न्यू बिल्डिंग में रहना है, तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्ड की प्रॉपर्टी पे आप जा सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ का आपको और ध्यान देना होता है कि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेते हैं, इसी बीच में आप अपने करियर का भी चेक कर लीजिए कि आपका जो करियर आपको क्या बोल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का करियर उनको पता होता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, और एवरी टाइम आपको पता होता है कि आप कहीं ट्रांसफर तो नहीं होने वाले हैं, कहीं करियर चेंज करने वाले नहीं है, तो उसके हिसाब से भी आप इसके ऊपर डिसीजन लीजिए। और जब भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ की रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का प्राइस चेक कर ले, कंडीशन चेक कर ले, स्टेटस चेक कर ले। उस प्रोजेक्ट के आसपास, उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के आसपास मार्केट क्या है, स्कूल का क्या अरेंजमेंट है, हॉस्पिटल का क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद जब भी प्रॉपर्टी रेडी होगी आपको रहने जाना है, तो आपको जो लाइफ के लिए चाहिए, बिल्डिंग तो नया होगा लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ों का ध्यान देना होता है। कनेक्टिविटी का आपको ध्यान देना होता है कि कनेक्टिविटी कैसी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो एरिया कितना डेवलप हुआ है। देखिए, मैं मुंबई में हूँ, मैं मुंबई के टाउनशिप में डील कर रहा हूँ, तो ये एरिया कैसा था कि मुंबई रिसेंटली पिछले 10 साल में ही यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो ये एक लोकल विलेज के आसपास का एरिया है। तो यहाँ पे इनिशियली 5 साल में डेवलपमेंट हुआ था, टाउनशिप में थे, लेकिन आसपास में जो माहौल था ना वो एक विलेज का माहौल था। आज भी है मगर आज उतना नहीं है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों का ध्यान देना होता है कि आप प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों से आपको लगता है कि नहीं, आप इस ओके हैं, आप तब तक रेंट पे रह सकते हैं, या जो भी आपका एग्जिस्टिंग हाउस है वो आपके लिए ओके है, आप इतने समय तक वेट करना चाहते हैं, तो फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाइए। अगर आपको पता चलता है कि नहीं, पास की जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है वो मुझे कम प्राइस में मिल रहा है, तो अगेन मेरे हिसाब से आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन का एक बेनिफिट मिलता है कि आपको इसमें पेमेंट आराम से पेमेंट करने के लिए टाइम मिलता है। आपका लोन भी है तो लोन भी इंस्टॉलमेंट पे जाता है, क्योंकि बिल्डर डिमांड करेगा एज पर कंस्ट्रक्शन लेवल, बिल्डर बैंक को डिमांड करता है, बैंक बिल्डर को पेमेंट करती है। फिर आपका जो प्री EMI या EMI, आजकल तो ऐसे स्कीम भी हो जाती है जहाँ पे EMI आपको नहीं लगता, 0 EMI टिल पोजीशन, तो वहाँ पे भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। इन सारी क्राइटेरिया के हिसाब से आप अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव के बीच में डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हमको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी क्यों लेना चाहिए।
रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने का तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अब आपको जिस पुराने घर में आप रह रहे हैं ना, वहाँ पे आपको रेंट नहीं देना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये पता होता है कि मैं कौन सा फ्लैट ले रहा हूँ, मेरे फ्लैट का कंडीशन कैसा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, मेरे फ्लैट से व्यू कैसा, वेंटिलेशन कैसा, डायरेक्शन कैसा। तो आप एक्चुअल चीज़ को जानते हैं। क्योंकि जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको बोला गया गार्डन व्यू, मगर गार्डन व्यू मिला तो सही, बट वो गार्डन छोटा था, व्यू था ही नहीं। सामने बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग के बीच में गार्डन बना दिया, 2 बिल्डिंग के बीच में गैप किया, 30 फीट 40 फीट बीच में गार्डन बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लोगों का कन्फ्यूजन हुआ, लोगों को बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में उन्हें तकलीफ हुआ। जैसे बिल्डर लोग आपको सेल करते हैं 2 BHK अल्टीमा, 2 BHK ऑप्टिमा। जनरली लोग इसको समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि 2 BHK थोड़ा छोटा है लेकिन 2 BHK है। लेकिन जब एक्चुअल प्रॉपर्टी को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं यार, ये तो मेरे साथ 2 BHK था लेकिन कारपेट छोटा है, ये छोटा वाला 2 BHK है जो बेसिकली 1.5 निकलता है। प्रॉपर 2 BHK, अब प्रॉपर 2 BHK आपको कारपेट दिखता है कि इतना कारपेट है, लेकिन एक्चुअल जब बनता है तो आपको बेडरूम साइज, हॉल साइज, किचन साइज, सारी साइज का पता चलता है। तो अगर आप सरप्राइज नहीं होना चाहते हैं लाइफ में, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से मिले, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लीजिए। आपको पता होता है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में क्या कंडीशन है, कहाँ पे क्या है, कैसे है, सनलाइट कितना आ रहा है, वेंटिलेशन कितना आ रहा है, मुझे बेसिक रेट मेरी कहाँ पे जाती है, इन सारी चीज़ों का आपको पता चलता है। लोकेलिटी कैसी है, लोग कैसे हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग नहीं रहते हैं, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के थ्रू मिल जाती है। और परचेस करते समय हमेशा रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दोनों के प्राइस को कंपेयर करें, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया मिलता है कि मुझे रेडी टू मूव क्या प्राइस में मिल रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन क्या प्राइस में मिल रहा है। फिर आप उसके हिसाब से काउंटर ऑफर दे करके नेगोशिएशन कर सकते हैं। बिल्डर हो, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, आप अंडर कंस्ट्रक्शन तो बाय डिफॉल्ट बिल्डर से मिलेगा। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने के लिए आपके पास 2 सोर्सेज होते हैं, एक तो कुछ बिल्डर के पास खुद का रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होता है और फिर उनके इन्वेस्टर जिन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन के समय एज ए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट किया था, उनकी प्रॉपर्टीज आप ले सकते हैं। तो आपके पास एक प्राइस निगोशिएशन करने का चांस मिल जाता है। तो दोस्तों 3-4 चीज़ों का अगर आप ख्याल करते हैं तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में आपको अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए या रेडी टू मूव। ये बात हुई है उनके लिए जो खुद रहना चाहते हैं। अब बात होती है इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया, आप लोकेलिटी चेक करें, उस बिल्डर का पुराना कॉन्सेप्ट देखें, उनके पुराने जो बिल्डिंग बनाए उन्होंने कैसा बनाई, क्वालिटी कैसा, उनका मार्केट में नाम कैसा है, कनेक्टिविटी कैसी है, आसपास ज़रूरत की चीज़ों का क्या स्टेटस है। अब आते हैं प्राइस में कि प्राइस में क्या मिल रहा है आपको और मार्केट उसके आसपास की बिल्डिंग की प्राइस क्या चल रही है। आप किसी एक प्रोजेक्ट के पास जाते हैं, आपको उसका प्राइस पता चलता है, उसी का रीसेल मार्केट आप चेक करें, उसी बिल्डर का रेडी टू मूव मार्केट आप चेक करें और उसके आस पड़ोस के 1-2 प्रॉपर्टीज़ का आप चेक करें कि वहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है, लोकेलिटी क्या चल रहा है, पिछले 5 से 10 साल में क्या डिफरेंस देखा है, क्या अप्रिसिएशन मिला हुआ है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करते समय अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लेते हो तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पेमेंट आराम से करने का सहूलियत मिलता है, बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें आप प्रॉपर्टी में पेमेंट धीरे धीरे करते जाते हैं, आपको बर्थडे नहीं होता और आपका इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाता है। बट कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी परचेज किया एक अमाउंट पे, जब वो सेल करने के लिए मार्केट में प्रॉपर्टी रेडी हुई तो उनको 20% का लॉस हुआ और पिछले 2 साल से 2 से 3 साल में 20-30% का लॉस में प्रॉपर्टीज़ के। तो आपको ये भी ध्यान देना होता है प्रॉपर्टी परचेज करते ये तभी आप बचा सकते हैं जब आप प्रॉपर्टी बुक करते समय वहाँ के रियल ग्राउंड चेकअप करते हैं। अगर आपने ग्राउंड चेकअप नहीं किया तो आपने बिल्डर ने जो बताया उसके हिसाब से आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर जब प्रॉपर्टी रेडी होती है आपको लगता है कि अब मैं इतना लगा करके इतना कमाऊंगा, लेकिन आपको पता चलता है कि जो पैसा आपने लगाया उसमें आपको 10%, 20%, 30% लॉस करना पड़ेगा। तो ये ग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्डर का जो प्राइस है वो आप चेक करें, रेडी टू मूव का प्राइस चेक करें, रीसेल का प्राइस चेक करें, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट करते समय मेरा आपको एडवाइस चलता रहता है कि छोटे साइज़ के फ्लैट जल्दी सेल होते हैं। बड़े साइज़ के फ्लैट जो होते हैं जिनका कॉस्ट बड़ा होता है, टिकट साइज़ बड़ा होता है, उनको सेल होने में टाइम लगता है। तो आप छोटे बॉक्स प्राइस में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे 1 BHK, 2 BHK, ये ट्रांजेक्शन जल्दी होते हैं। 3 BHK, 4 BHK ट्रांजेक्शन कम होते हैं। तो आपको कभी अगर आपका कैश
ज़रूरत पड़ेगा, आपको फ्लैट निकल करके फंडिंग की ज़रूरत है, तो आपका छोटे साइज़ का फ्लैट सेल जल्दी होता है। अब आप अगर इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मार्केट से मुझे 5 लाख सस्ता में कोई फ्लैट दिलाओ तो मैं ले लेता हूँ। मैं उनको एडवाइस करता हूँ, सर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको सबसे पहले ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो प्रॉपर्टी बिके जल्दी। आप किसी टाउनशिप में जाएंगे, वहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल 10 फ्लैट लेते हैं, 10 में से 2 से 3 फ्लैट बिल्कुल हॉट होते हैं, मतलब वो आप मार्केट में आज निकालो और आपका फ्लैट एक हफ्ते में सेल हो जाएगा, क्योंकि वो इस तरीके के लोकेशन पे होते हैं, उनका व्यू, उनका डायरेक्शन, उनकी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो एक दिन 2 दिन में आप सेल कर सकते हैं। वो होते हैं मार्केट के हाईएस्ट महीने वाले फ्लैट। हर मार्केट का एक रेंज होता है। वैसे जिस मार्केट में मैं डील कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 BHK आज के टाइम में 30 से 45 के बीच में मिलता है, बहुत सारे वैरायटीज हैं। तो अब इसमें आप जब आते हैं, हर लोकेशन का अलग अलग होता है। मेरे लोकेशन का जो 45 वाला फ्लैट है वो प्रीमियम फ्लैट है, वो आप आज मार्केट में निकालो और एक हफ्ते में सेल कर सकते हो। लेकिन उसी लोकेशन में आप 30 वाला भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, लेकिन उस 30 वाले को निकालने में कम से कम 2 महीना लगता है, मिनिमम 2 महीना। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करें कि कल को मुझे अगर अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़े तो मेरी कौन सी प्रॉपर्टी जल्दी निकलेगी। हर प्रॉपर्टी जल्दी निकलती है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें आपको प्राइस का ध्यान देना होता है। मेरा कोई फ्लैट है जो मार्केट चल रहा है 40 का, मुझे पैसा एक दिन में चाहिए, तो मुझे मार्केट में 4 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ये बोलना है कि भाई मैं 40 नेगोशिएबल पे देने को तैयार हूँ। मार्केट है 40 का, मगर मैंने क्या बोल दिया, 40 नेगोशिएबल। मार्केट में हर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, वो इस तरीके के मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको एक आपका ट्रांजेक्शन निकल जाता है। तो हमेशा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जो जल्दी आपको मनी रिफंड कर सके। जब भी आप सेल करना चाहें तब आपको मनी रिफंड हो सके। नहीं तो फिर कुछ आपने लोवेस्ट वाले प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर आप ये चेक करें कि आपको अच्छी प्रॉपर्टी किसी वजह से लोवेस्ट प्राइस में मिल गई तो वेल एंड गुड। और अगर नॉर्मल केस में आप डील कर रहे हैं तो लोवेस्ट प्रॉपर्टी में अगर आप डील करेंगे, लोवेस्ट प्राइस वाले प्रॉपर्टी में, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको निकालने के लिए बहुत पहले से ही बोलना पड़ेगा कि आपको पता है कि मुझे 4 महीने बाद पैसे की ज़रूरत है, तो 3 से 4 महीने पहले ही मार्केट में बोल दीजिए, सो दैट आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इनकैश कर सकें। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो आज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए या रेडी टू मूव। अब वो आपके चॉइस के ऊपर है कि आपको रहना है कि इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम का है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मेरे चैनल पे एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो में लेके आने वाला हूँ, स्पेशली वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि हमारे MOU में क्या होना चाहिए। हम जब प्रॉपर्टी करते हैं, किसी रीसेल प्रॉपर्टी को करते हैं, तो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन होता है MOU, सेकंड होता है एग्रीमेंट फॉर सेल, थर्ड होता है सेल डीड फाइनल। ये मुंबई महाराष्ट्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। MOU तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे 3 एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है किसी किसी प्रोजेक्ट में, किसी किसी सोसाइटी में। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके MOU में क्या क्या चीज़ों को कवर करना जरूरी है। हम अभी MOU को कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ कि हमारे एग्रीमेंट फॉर सेल में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए, फिर हमारे सेल डीड में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, जिससे आपका एक रीसेल ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से सिक्योर होता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।